गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने जो आपकी न्यू बुक्स हैं, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक्स आपके पास है उसके अकॉर्डिंग हमने जो नया चैप्टर शुरू किया है हिस्ट्री का, उसी से नया हमने जो अभी वीडियो अपलोड किया उसमें से आपकी जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज़ हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, डेट्स इन हिस्ट्री। वाई डेट्स आर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री। हमने इसके पहले पढ़ा था कि हिस्ट्री को जो है हमने पीरियड वाइज डिवाइड किया था, और पीरियड वाइज में हमने क्या देखा था कि इसको डिवाइड किया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। उसके साथ साथ हमने फिर देखा क्या कि इवन इन इंडिया इट हैज़ बिन डिवाइडेड इन द सेम कंटेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि इसे किस नाम से नाम दिया गया था, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री मिडिवल हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसी के बेस पे हमने फिर वापस ये क्या देखा कि जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या था, एंशिएंट हिस्ट्री में वो कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा था कि सिविलाइजेशन जो शुरू होती है, सिविलाइजेशन शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, गुप्ता पीरियड तक। तो ये पीरियड हमारा क्या है, हमारा एंशिएंट पीरियड है। ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड शुरू कहाँ से होती है, सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ से शुरू होती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, और गुप्ता पीरियड तक वो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशंस के नाम से जाना गया है। फिर उसके बाद फिर आता है हमारा मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड को क्या कहा गया कि जैसे ही एंड होता है हमारा एंशिएंट पीरियड, दैट वाज गुप्ता पीरियड, हमारा एंड था एंशिएंट हिस्ट्री का। वो वहीं से फिर दूसरा शुरुआत होता है और जाके यहाँ से हमारा शुरू ख़त्म हो गया एंशिएंट हिस्ट्री, और वहाँ से शुरुआत होती है हमारी मिडिवल हिस्ट्री, जहाँ से कहा गया था 1202 और समटाइम 6, किसी में 2 मेंशन किया, किसी में 6 मेंशन किया फिगर। तो मतलब मान लो 13th सेंचुरी के वहाँ से लगभग हमारा जहाँ पे दिल्ली सल्तनत इंडिया में एंटर, मतलब इंडियन हिस्ट्री को जहाँ पे इंडिया में दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद मुगल्स, दिल्ली के बाद क्या शुरू हुआ, मुगल्स। तो ये पीरियड जो, ये टाइम पीरियड जो है, इसे नाम दिया गया था मिडिवल हिस्ट्री। क्या नाम दिया था, मिडिवल हिस्ट्री। तो इसी तरह से ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के बाद हमने क्या देखा कि मिडिवल हिस्ट्री के बाद क्या आया कि मॉडर्न पीरियड कहाँ बताया जा रहा है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड मुगल्स पीरियड्स जिस तरह से कंटेम्प्रेरी ख़त्म होने लगा और वहाँ से मॉडर्न पीरियड हमारा मिडिवल पीरियड ख़त्म होने लगा, तो मॉडर्न पीरियड शुरुआत हुई एंड द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑल्सो जो शुरुआत हुई। और कहाँ गया, मान लेते कि 1947 तक ये हमने जब तक अपने आप में इंडिपेंडेंट हमने हासिल नहीं की, तब तक उसे हम मान के चलते हमारा मॉडर्न पीरियड था। और अभी जो चल रहा है ये तो हमारा करंट पीरियड चल रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसे भी इन फ्यूचर जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी ये जब हिस्टोरियंस दे विल डिसाइड एंड दे विल डिवाइड हिस्ट्री इन नियर फ्यूचर्स। तो फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है कि 1947 तक हमने जब अपना इंडिपेंडेंस गेन किया तब तक हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। इस पीरियड को कब से कहाँ तक, ब्रिटिशर्स से शुरुआत होते हैं और 1947 से जहाँ पे हमने अपनी इंडिपेंडेंस, हमने अपनी देश को जिताया और हमने इंडिपेंडेंस हासिल किया, ये पीरियड हमारा मॉडर्न पीरियड के अंडर आता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं कि डेट्स इतना इम्पोर्टेंस क्यों। जैसे हमने कहा था कि कुछ डेट्स जो है पॉसिबल नहीं था कि कौन से एरा में हुआ, कौन सा है, ये चीज़ें हमें कहाँ नहीं मिल पाई थी सही से, हमें एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं मिल पाई थी मोस्टली। तो उसे पीरियड के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया था। उन्होंने पीरियड हिसाब करे कि 11th सेंचुरी के से शुरुआत होती है और इसके बीच में ये पूरा इवेंट जो था हुआ। तो इसी तरह से उन्होंने पीरियड वाइज किया। लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ पे डेट्स जो है धीरे धीरे, जैसे मिडिवल पीरियड आ गया, तो मिडिवल पीरियड में जो था वहाँ पे डेट इजीली अवेलेबल हो गई क्योंकि हमारे पास एविडेंस जो थे, प्रूफ थे। जैसे लिटरेचर, तो प्रूफ हमें पता कैसे चला कि हमारे ये चीज़ें इंसिडेंट हुआ था, तो लिखित कुछ भी थी, जो लिटरेचर था, जो कुछ भी था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने देखा। तो इसी तरह से डेट्स शुरुआत हुई उस समय से जहाँ पे हमें डेट्स जो कुछ रिकॉर्ड्स उसके मिलने लगी। दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट। तो जिस तरह से अगर हमें डेट्स मिली तो ईजी हो गई। अब जैसे हमें पता है कि हमारा जैसे अभी आज का डेट जो भी है उससे पहले का डेट्स क्या था, तो हमने इस तरह से हम उसको सीक्वेंस वाइज सेट करते रहेंगे। जैसे पेज वाइज भी होता है, पेज नंबर 1 2 3, तो से डेट 1 2 3, तो उसको ईजिली रिकॉर्ड करने में ईजी हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर शुरुआत हो गई थी डेट वाइज।
तो ये शुरुआत हुई थी, उसके बाद से लोगों ने शुरुआत की, हिस्टोरियंस ने इसको कलेक्ट करना शुरू किया और इसी तरह से इसे नाम दे दिया गया, डेट वाइज, मंथ वाइज, इस तरह से शुरुआत हो गई। तो डे आ गया, मंथ आ गया, ठीक है, तो इसी तरह से शुरुआत हुई। अब आता है कि द टर्म, यहाँ पे देखेंगे, दे हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर कॉज ऑफ द पास्ट। नाउ द टर्म सिरका और CA in short form is generally used in historical writing when the dates of events are not known for sure and have been approximately mentioned। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब कोई चीज़ों के डेट्स हमें फिक्स नहीं पता चलता था तो इस तरह से ये वर्ड इंडिकेट किया जाता था सिर का, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता था कि इस चीज़ों के, इस इवेंट्स के हमें प्रॉपर डेट्स नहीं पता है, तो इसीलिए अगर CA मेंशन कर दिया शॉर्ट फॉर्म या से ये लिख दिया गया तो इट मीन्स दैट द हिस्टोरियंस दे एग्जैक्टली डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, ठीक है। तो वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मान लेते थे कि लगभग इस आसपास में हुआ था, जिससे उन्होंने बता दिया कि मे बी 1857 के आसपास हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ उसके बीच में हुआ था। तो इसी तरह से वो वहाँ पे मेंशन कर देते थे, क्या मेंशन करते थे, CA, या फिर इस तरह से सिरसा, इस तरह से वो मेंशन करते थे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे डेट मिल रही थी तो उसकी प्रॉब्लम्स नहीं था उनका प्रॉब्लम उसमें कुछ नहीं था। तो अब यहाँ पे जैसे अभी पहले हम लोग AD लिखते थे, ठीक है ना, AD, या फिर BC मेंशन किया जाता था, तो मोस्टली BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले। अब यहाँ पे आता है AD, एडिनो डोमिनो, एनो डोमिनोज के हिसाब से एनो डोमिनोज को बोलते थे, एनो डोमिनो, एंड BC बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अब ये हो गया कि क्राइस्ट से पहले वाला जो था ये बैकवर्ड हो गई, पीछे जाने वाला था, और AD जो था ये आगे जा रहा था, जो भी अगर मान लें अभी वाला एरा जो था वो AD वाला था। लेकिन ये कन्फ्यूजन आज क्या हो गया, इस सब को हटा के उन्होंने एक और चीज़ यूज़ करना शुरू कर दिया, वो था ये, अब दिखेगा इस तरह से BCE और CE। C मीन्स कॉमन एरा, तो मतलब AD को अब हम क्या बताएंगे, AD जो है इसे मेंशन किया जा रहा है CE बोल के, मतलब कॉमन एरा, ठीक है। अब आता है यहाँ पर कि अब हम BC को किस तरह से मेंशन किया जा रहा है, तो जहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया था CE, कॉमन एरा, अब यहाँ पे BC बिफोर क्राइस्ट को कैसे मेंशन करेंगे, तो इसके आगे हम लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे एक बार देख लो, यहाँ पे लिख देंगे BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो इसी तरह से BC कन्वर्ट इनटू BCE और AD कन्वर्ट इनटू CE। तो इस तरह से ये चीज़ें चेंज हुई है मॉडर्न इंडिया में, अभी ये इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते न्यू टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखेंगे कि द रूल्स ऑफ, अब यहाँ पे देखो स्किल कॉर्नर में कुछ बताया गया, क्या बताया गया, द कैलेंडर यूज्ड वर्ल्ड वाइड इज़ नोन एज द जॉर्जियंस कैलेंडर्स, दैट इज़ फाइंड आउट। तो यहाँ पे जो हम लोग कैलेंडर्स यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल कैलेंडर्स हैं, जॉर्जियंस कैलेंडर्स, इसको हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी इंडियंस कैलेंडर्स होते हैं, इंडियंस अपनी खुद की तिथि के हिसाब से वो किया जाता है ना, तो इसी तरह से वो भी किया जाता है इस तरह से, लेकिन कॉमनली हम लोग जो है इसी को फॉलो करते हैं इंटरनेशनली। द रूल्स ऑफ, यहाँ पे देखेंगे रूल ऑफ ज्योग्राफी क्या है यहाँ, द ज्योग्राफिकली। अब ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, आपने पढ़ा है ज्योग्राफी व्हेन वी स्टडी अबाउट द अर्थ और इट्स फीचर्स। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ है उसकी फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, फीचर्स, अब फीचर्स में आ गया क्या, इसकी इस अर्थ में क्या क्या है, जैसे रिवर्स आ गई, ठीक है, रिवर्स आ गया, लैंड है, लैंड में माउंटेन्स है, प्लेटो है, हिल्स है, डेजर्ट है। तो ये चीज़ें जो आ गया ज्योग्राफी में, इसके अंदर आ गया इंटीरियर क्या क्या, ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या है उसके, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब इसके अंदर ज्योग्राफी का क्या रोल प्ले किया जा रहा है इस चैप्टर में, तो इसमें देखा जा रहा है कि ज्योग्राफिकली द इंडियन सब कंटिनेंट इज़ वेरी डाइवर्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम देखेंगे कंटिनेंट, तो इंडिया विन कॉल एज सब कंटिनेंट, ओके। तो सबसे पहले कंटिनेंट व्हेन अ लार्ज एरिया, ओके, इट हैज़ बीन कवर्ड विद वाटर ऑल द साइड, मान लो पूरा ये पानी पानी पानी, वाटर ओशंस है, बहुत बड़ा है।
तो इसी तरह से एशिया एज अ कंटिनेंट, इट हैज़ बिन टोटली सराउंडेड विद ओशंस। तो इसी तरह से इंडिया को इसे सब कंटिनेंट नाम इसलिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखो आप जो है इंडिया का पोर्शंस, ये जो पेनिनसुला एरिया है मान लो इस तरह से है ना इंडिया का, तो ये यहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या कौन सा ओशंस है, ये अरबियन ओशन है, अरबियन ओशन है यहाँ पे कौन सा है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर, ठीक है ना। नीचे कौन सा है, नीचे इंडियन ओशंस है, नीचे इंडियन ओशंस है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑल द 3 साइड्स 3 डिफरेंट ओशंस आर देयर। तो इट मीन्स द लैंड in the 3 sides, Indian boundary are surrounded with water in the 3 sides. Only one side is left. अगर हम वन साइड में अगर हम जाते हैं तो हमें वन साइड में क्या दिखेगा, माउंटेन्स है। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो नॉर्थ में हमें क्या दिखेगा, माउंटेन्स है। तो इसी तरह से ये कंटिनेंट हम पूरा नहीं बोल सकते, तो इसको हम लोग इसलिए सब कंटिनेंट बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ इट। अब ये बहुत ही डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब वास्ट, डाइवर्स क्या है, वास्ट, बहुत बड़ा, क्योंकि इंडिया एक छोटा मोटा कंट्री तो नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है और इसके अंदर बहुत कुछ है। एक तो अलग अलग लैंड, अलग अलग डिफरेंट लैंड है, माउंटेन्स है, ठीक है ना, माउंटेन्स है, फिर प्लेटो है, प्लेन है, फिर प्लेटो है, पीटी प्लेटो प्लेन है, फिर डेजर्ट है, फिर आइलैंड भी है। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से इंडिया तो बहुत बड़ा है, डाइवर्सली बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन भी करते, मैंने ध्यान नहीं दिया था। देयर इज़ अ ह्यूज माउंटेन्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेस्ट भी है, वैली है ना, रिवर वैली, वैली कैसे बोलते हैं, फर्टाइल रिवर वैली, द लैंड बिटवीन द 2 माउंटेन्स। तो यहाँ इस तरह से वैलीज़ है, प्लेटो है, कोस्टल एरिया। अब कोस्टल एरिया क्या है, जैसे यहाँ पे नॉर्थन जो हमारा है ये पोर्शंस, तो कोस्टल एरिया किसे बोलते हैं, द लैंड एरिया नियर द सी। तो ये जो है ये लैंड जितने हैं ये कहाँ है, ओशन के पास वाले में है ना, तो इसी कोस्टल एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से दिस फिजिकल फीचर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस, किसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे आर इन्फ्लुएंस द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो। तो इतना बड़ा जो डाइवर्स है, अब यहाँ पे इस तरह से प्रभावित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग, जैसे डेज़र्ट में मान लो, डेज़र्ट में जो है लोग, उनका कल्चर अलग है, फूड अलग है ना। वहीं पे अगर हम माउंटेन्स में जाते हैं तो उनका कल्चर अलग होगा, उनका फूड अलग अलग होगा। वहीं पे अगर हम आइलैंड में जाते हैं तो उनका भी वही चीज़ होगा। तो इसी तरह से सबके अपने अलग अलग कल्चर है, फूडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है सबके। तो इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो इंडिया को टोटली इन्फ्लुएंस करता है और जिसके लिए वी आर प्राउड ऑफ इट कि हमारा इतना बड़ा डाइवर्स कल्चर्स है और हम उन सभी के साथ हैं। यहाँ पे कोई किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और सब कुछ कलरफुल दिखता है, अलग अलग लोग अलग अलग इस तरह से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंडो गंगेटिक प्लेन्स किस एरिया को कहा जा रहा है। अब जिस तरह से कि यहाँ पे देख लो मैप के थ्रू, इस तरह से आपको भी मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप फटाफट मैप बना ले, ठीक है। इस तरह से नेपाल आया यहाँ पर, तो यहाँ से जो शुरू होती है गंगा रिवर, यहाँ से एंटर करती है। अब यहाँ से जिस तरह से अलग अलग यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, इस तरह से जो फ्लो करके वो आगे बढ़ रही है। तो ये पूरा इस एरिया को कहा जाता है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को कहा गया और वो इस तक गया है पूरा, ठीक है। तो ये हो गया, इस एरिया को क्या नाम दिया गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन। क्यों, क्योंकि ये जो प्लेन एरिया, ये जो मिडिल एरिया है, ये किसके थ्रू बना है, ये रिवर कौन सी है, रिवर, ये गंगा रिवर के थ्रू बना है, रिवर गंगा, ठीक है। तो ये रिवर गंगा के थ्रू बना है, तो इसीलिए इस एरिया को इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है। अब इसमें मान लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेट इसके अंदर आता है, तो इसके अंदर उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, फिर इसके अंदर आ गया यूपी के बाद बिहार आ गया, बंगाल आ गया, कुछ एरिया महाराष्ट्र, उसका ट्रिब्यूटरीज जो है वहाँ जाएगी, एमपी में कुछ जाएगा, इसी तरह से बंगाल में होते हुए जाके फिर
फिर ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो ये पूरा एरिया जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन का है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दे आर वाटरिंग बाय 3 रिवर्स। नाउ अब यहाँ पर ही देखा जाएगा कि इस एरिया में और हमारे इंडिया में मेनली जो है वो कितने रिवर्स है जो पानी देती है हमारे देश में। एक तो गंगा है, दूसरी ब्रह्मपुत्र है, तीसरा रिवर इंदस है। ठीक है, ये 3 रिवर्स है और इसी के थ्रू वो क्या लेके आ रही है, विच ब्रिंग्स अलॉन्ग एलुवियल सिल्ट टू दिस रीजन्स। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि जब वो माउंटेन से नीचे आ रही है, ठीक है, साथ में पानी इस तरह से ट्रिब्यूटरीज आ रही है, पानी लेके आ रही है, बहुत ज़्यादा पानी इसके साथ से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आसपास की जो लैंड है, जो यहाँ जैसे मैंने कहा यूपी है, इस एरिया में यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, इस तरह से। तो इस एरिया को वो पानी जब देते हुए आगे बढ़ रही है तो माउंटेन से कुछ मिट्टियाँ, कुछ पत्थर वो लेके आ रही है, जो चिकनी मिट्टी है वो यहाँ पे जमा करते हुए जा रही है, इस तरह से डिपॉजिट करते हुए जा रही है। यहाँ पे वो इस तरह से स्मॉल सील डिपॉजिट करते हुए इस तरह से दोनों साइड में, ठीक है। तो इस तरह से क्या, ये मिट्टी जमा होती जा रही है और ये जमा होते होते धीरे धीरे क्या होती है, ज़मीन बनती जा रही है। और ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन गई है, एग्रीकल्चरली बहुत अच्छी है। किसके लिए, आप कुछ खेती कर सकते हैं इस एरिया में। तो इसी तरह से वो अपने साथ क्या लेके आ रही थी, कहा गया सिल्ट लेके आई थी। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, इस सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल या एलुवियल सिल्ट। और ये फर्टाइल हो जाती, मतलब बहुत उपजाऊ हो जाती है। अब इस एरिया में जहाँ पे इतनी अच्छी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, पानी भी है, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, खेती के लिए पानी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन जो है इसी एरिया में देखा जाता है। ठीक है, फिर अब से हम आगे बढ़ते हैं। द कोस्टल एरिया प्रोवाइडेड सी रूट्स फॉर ट्रेड्स एंड ट्रैवलिंग पर्पस। अब हम अगर कोस्टल एरिया की बात करें, वापस कोस्टल एरिया में आते बेटा, यहाँ पे देखो वापस से ये जो है कोस्टल एरिया, अभी मैंने कहा था कि द एरिया नियर द सी। तो ये जो एरिया है इस तरह से, जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, ठीक है, यहाँ पे केरल आ गए, तमिलनाडु इस तरह से आ गया, आंध्रा आ गया, तो ये कोस्टल एरिया आ गया। तो ये पूरा नहीं आएगा, जहाँ पे मैंने सिर्फ ये जो प्लेन कर दिया, कलर कर दिया, ये एरिया हमारा कोस्टल एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब ये सी के पास एरिया, ओशन के पास है, तो बिज़नेस पर्पस, मतलब यहाँ पे हम आराम से शिप के थ्रू यहाँ पे बाहर मुल्क से, बाहर देशों से सामान मंगा सकते हैं। हमारे देश में से भी सामान जो है किसके थ्रू, शिप के थ्रू जो है सामान दूसरे देश में जा सकता है, उनका हमारे यहाँ भी आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है बिज़नेस जो है सी रूट के थ्रू एंशियंट इंडिया में ही शुरू हो गया था। और इसी तरह से इसी रास्ते से बाहर से भी लोग हमारे देश में आए थे जब सी रूट डिस्कवर हुआ था। जब, क्योंकि पहले ये रूट किसी को पता नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे पता चला तो ये सी रूट डिस्कवर किसने किया था, वास्को ड गामा ने, ठीक है ना। तो उसके बाद से इंडिया में मोस्टली जो बाहर से लोग आए थे वो सी रूट से आए थे, वो इजी हो गया था। तो इसीलिए फिर शुरुआत हो गई थी यहाँ पे बिज़नेस, और आराम से लोग ट्रैवलिंग करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, कोस्टल एरिया प्रोवाइड सी रूट फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रैवलिंग पर्पस। अरिकामेदू इज नाउ कहाँ गया, ये रहा। अरिकामेदू इज़ अ स्मॉल टाउन दैट लाइज 7 किलोमीटर फ्रॉम पौंडीचेरी। ये छोटा सा गांव है और ये 7 किलोमीटर्स पौंडीचेरी से दूर है। ड्यूरिंग द चोला पीरियड, ये चोला पीरियड के समय में था, इट इज़ अ वेरी मेजर, और उस समय ये बहुत बड़ा पोर्ट माना जाता था एंड नोन टू बी एज अ ट्रेड। और ये ट्रेड कॉन्टैक्ट था किसके साथ, इस पोर्ट में, इस एरिया में जो ट्रेडिंग होती थी, जो व्यापार होता था उस समय कौन से देश के साथ, रोम के साथ। तो ये एक जो टाउन है, इस टाउन में कहाँ पर ये पौंडीचेरी में कितने किलोमीटर कहा गया, 7 किलोमीटर दूर है अरिकामेदू। अब इस पोर्ट से वो बिज़नेस करते थे कहाँ पे, कौन देश में, रोम से। तो सोच लो कि इंडिया वॉज कनेक्टेड ऑन एंशियंट टाइम टू द वर्ल्ड थ्रू बिजनेस। तो इसी तरह से इंडिया जो था सचमुच वर्ल्ड के थ्रू कनेक्टेड था एंशियंट टाइम से ही। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री को कैरेक्टराइज करके रखा गया है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है
कि इट इज़ अ पीरियड व्हेन राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड। तो यहाँ पे प्री हिस्ट्री में हमने देखा कि उस समय कोई भी रिटन चीज़ें उस समय शुरुआत नहीं हुई थी, लिखना शुरुआत नहीं हुआ था। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला वो रिटन में नहीं मिला था। नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। तो इस पीरियड में कोई भी रिटन चीज़ें उनको नहीं मिला था, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, यहाँ पे उनको क्या देखा गया, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या दिखा, सोर्सेस क्या क्या मिला, सच एज स्टोन एंड फॉसिल्स। अब यहाँ पे फॉसिल्स क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेस हमने डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी चीज़ जो भी है कि जैसे मोनूमेंट्स हो गए, कोई स्टोन हो गया, किसी को कुछ स्टोन्स पे मिला, कोई पॉट हो गया, कोई ज्वेलरीज हो गई, कोई टूटी फूटी जिस तरह से फोर्ट मिल गया किसी को, इस तरह से जिस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को उनको मिला। तो इसी तरह से जो ये चीज़ें मिली, तो यहाँ पे देखो टूल्स दिया हुआ है, फॉसिल्स हो गए, जैसे एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स है, प्लांट्स है। जब ये दब जाते हैं मिट्टियों में, अब मिट्टी में दबने के बाद धीरे धीरे वो अलग रूप में फॉसिल्स में चेंज हो जाते हैं, और ये फॉसिल्स ख़राब नहीं होते हैं। और इसके कारण जो हिस्टोरियंस थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की थी, उनको ये हेल्प हो गया ताकि वो पता कर सके कि ये चीज़ें कब की है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नो अबाउट डायनासोर्स। जैसे डायनासोर्स के बारे में हमें पता चला, लेकिन डायनासोर्स के बारे में पता कैसे चला, जब हमें उसके बारे में विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, मतलब उसकी बोन्स, हमें क्या मिली, उसके बोन्स मिले, हड्डियाँ मिली, पूरे के पूरे ढांचा मिला उसका, ठीक है, उसके जो अवशेष मिले, उससे हमें पता चला कि डायनासोर्स किस्म के कोई एनिमल्स होते थे और वो एंशिएंट टाइम में था। इसी तरह से ये प्री हिस्ट्री के बारे में था। अब हम प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या था, राइटिंग वॉज डेवलप इन दिस पीरियड। राइटिंग जो था वो इस पीरियड में शुरुआत हो गई, मतलब जो भी इसकी प्री हिस्ट्री के बाद हमें जब भी कुछ अगर सोर्सेस मिला तो वो रिटन में दिखा। तो इसका मतलब है कि प्रोटो हिस्ट्री में लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए जिसके लिए हमें एविडेंस मिले। फिर लिमिटेड रिकॉर्ड्स आर सम आर येट टू बी डेसिपल्स, मीन्स जो चीज़ें हमें उसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहिए था उसके बारे में। तो इसी तरह से रिकॉर्ड्स मिले, लेकिन सबके नहीं मिले। एंड कुछ जो थे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए था, जो हम उसके बारे में नहीं जान पाए, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे बार बार चीज़ें आगे भी हमने बताया बेटा कि जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिली थी वो रिटन जो भी था वो किसने लिखा था और किसके थ्रू लिखा था, वो किंग के बारे में लिखा गया था, वो किंग्स के बारे में लिखा गया था, रिच पीपल के बारे में लिखा गया था, ठीक है। और इनको लिखने के लिए जो लोग लिखते थे उसको क्या बोलते थे, सबसे पहले उसको जो हैंड रिटन था उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, हाथ से लिखते थे उसको मैन्युस्क्रिप्ट। और लिखने वाला जो होता जो लिखते थे उसको स्क्राइब्स बोलते थे। तो यहाँ पर किसी को राजा ने इनको जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिखवाने के लिए अपने बारे में कि उन्होंने कितनी युद्ध की, उन्होंने कितनी लड़ाई जीती, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें, और लिखने के लिए लिखवाने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया, स्क्राइब्स को, क्योंकि इनको पेमेंट करना पड़ेगा और ये ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए रिटन जो था सिर्फ राजाओं के बारे में हमें पता चला, कॉमन पीपल के बारे में नहीं पता चला। फिर आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। तो हमें जब इनके बारे में पता चला तो देखा जाए कि प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट को ये मेन था, ये चीज़ें, ये सोर्सेज था आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें मिला इसमें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली स्क्रिप्ट इज़ अ पिक्टोरियस। अब यहाँ पे हमें जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला कि ये सिविलाइजेशन किसके थ्रू पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने एक पूरा शहर ढूंढ निकाला जो ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। ये अब दबी कैसे थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर्स के थ्रू, या फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट ले लो कि ये जो शहर था दबता कैसा। जैसे मान लेते कि कहीं पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया और एक शहर है, ठीक है, मान लेते माउंटेन्स हैं, घर बनी हुई है, सब कुछ इस तरह से,
अब बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये सारा एरिया जो था ये मिट्टी के नीचे आ गया, पूरा मिट्टी के नीचे दब गया। फिर कोई बंदा आया, इन आर्कियोलॉजिस्ट मान लेते, ठीक है ना, इन्होंने सर्च किया और इस मिट्टी को हटाया। जब इन्होंने इस सारी मिट्टी को हटाई तो उससे हमें क्या निकला कि पूरा शहर तो नहीं निकलेगा पूरा, लेकिन टूटी फूटी जो कुछ घर दिखी, कुछ दिखा रास्ता, इस तरह से, तो इससे पता चला कि अच्छा ये यहाँ पर एक शहर बसा हुआ था। तो इसी तरह से इंडस वाले सिविलाइजेशंस में ये चीज़ें मिली और उनकी लिखी हुई चीज़ें मिली। लेकिन लिखी हुई चीज़ें पता क्या था, पिक्चोरियस, मतलब पिक्चर बनी एनिमल्स की पिक्चर्स है, किसी के पिक्चर्स है, इस तरह से, जिससे वो उसको बोलते हैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, इस साइन लैंग्वेज होती थी, इससे उनके बारे में उनको पता चला। तो दैट इज़ येट टू बी डेसिबल्स, मतलब उसके बारे में सचमुच डिटेल्स में पढ़ना मुश्किल है, माने तो उसके बारे में मतलब पता करना कि वो चीज़ें क्या है, ये सब कुछ डिटेल में, क्योंकि उस समय उस लोगों ने उस वर्ड या फिर उस एनिमल्स को जो भी बनाया था उसकी मीनिंग्स क्या थी वो करेक्टली सही से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें इस चीज़ों के लिए अभी भी कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी वो उसको प्रॉब्लम। फिर वी केम टू नो अबाउट दिस ग्रेट सिविलाइजेशन थ्रू, तो जैसे मैंने बताया कि हमें पता कैसे चला, विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, जब उन्होंने खुदाई की थी तब उसके बारे में हमें पता चला। फिर हम आते हैं अब हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है हमारा द पीरियड आफ्टर इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग मतलब इस पीरियड के बाद जो पीरियड शुरू हुआ, जैसे हमने पढ़ा ये पीरियड शुरू कब से हुआ, ये हमारा हुआ जब मुगल्स जो थे वो डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया, उसकी अंत शुरू होने लगा उसके बाद से। तो इसलिए हमारे पास बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे हमें पता चला कि ये पीरियड और इस पीरियड में क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे दिया डेसिपल्स रिटर्न्स रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे बहुत कुछ रिकॉर्ड्स जो थी और डिटेल्स में सब चीज़ों के बारे में पता चला, क्योंकि उस समय जो भी ब्रिटिशर्स थी उन्होंने रिकॉर्ड्स बना के रखी थी ताकि उन्हें भी और बाकी कोई और भी आए तो उन्हें भी पता चले, जैसे अर्ली राइटिंग्स क्या था, क्ले क्या था, कॉपर टैबलेट्स, पिलर्स, इस सब चीज़ों के बारे में ईजिली रिकॉर्ड मिली और उनको स्टडी अच्छे से कर पाए। फिर बहुत आर्कियोलॉजिस्ट एंड लिटरेचर सोर्सेज भी यहाँ पे हमें मिला। तो मतलब हमें जो है देखा जाए प्री हिस्ट्री में कोई भी रिटन नहीं मिला, प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटन जो था रिटन अवेलेबल हुआ, और हिस्ट्री में हमें रिटन के साथ साथ और भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हुए। तो इसी तरह से क्योंकि यहाँ पर और यहाँ से यहाँ आने में डेवलपमेंट हुआ और यहाँ से यहाँ आने में डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा हुआ। तो इसी तरह से हिस्ट्री जो है हमारा, हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ जाने में हमने बहुत चेंजेस किया, और इसी चेंजेस को हमें पता चला जब हमने हिस्ट्री को स्टडी किया। और ये हमें हेल्प किसने किया, हमारे हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री स्टडी किया। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंसेप्ट, आज टॉपिक हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक्स चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार स्लाइड्स देख लेंगे, समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो आप में से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।